हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, कंसिस्टेंट होंगे आप। हालांकि कंसिस्टेंसी से एक चीज़ जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं अभी हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं वीडियोस में, बिकॉज थोड़ा पर्सनल काम चल रहा है और जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनके कोर्स को हम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, है ना। अच्छा, तो ये तो है बात की वीडियोस थोड़ी डिले हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं अपने वीडियोस में, या वो इतना ज़्यादा फोकस के साथ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बट कोशिश करो कि अगर आप वीडियो पे हैं तो आप कंपैरेटिवली अपने डाउट्स अगर शेयर करेंगे मेरे से तो आपको हेल्प होगी वहाँ पर, कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो आप उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसे हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3 है ये, इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आज जो हमारे पास इसका टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ, किसके इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब इफेक्ट्स क्या रहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या इफेक्ट्स रहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है बेटा, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो इसको ऑन बेसिस में वही बात जो मैं हर बार कहता हूँ कि पूरा प्रॉपर बुक के थ्रू हम कंटिन्यू करेंगे, कोई भी लैग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इसमें जो कहा है ऑन पॉइंट कि ये कह रहा है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है, मैनी इफेक्ट्स डेवलप होता है, कैन बी इजीली ऑब्जर्व इन आवर डे टू डेली लाइफ। कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करने पे जाएं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। उनमें से अगर हम बात करें, पहली बात कि एक स्टिक है या एक पेंसिल है, उसको मैं क्या करता हूँ, एक बीकर में या एक बकेट में डालता हूँ, तो मैं वहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो वो स्टिक या पेंसिल है, इसको हम पहले लाइन को लिख लेते फिर हम बात करते हैं कि एक स्टिक है, एक स्टिक जो है वो कहीं ना कहीं अस्टिक पार्शियली इमर्ज्ड, क्या हो रही है, इमर्ज्ड। जब हमने उसको पार्शियली इमर्ज करा, मतलब आधा हमने उसको डुबोया किसी बीकर में, इमर्ज्ड इन वाटर, तो जब वो डुबाया क्या हुआ, इन अ वाटर appears to be bend, क्या हुई वो बेंड दिखी हमें थोड़ी सी, appears to be bend at the water surface। अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। आज मेरा काम यही है कि आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, कि जो इफेक्ट्स होते हैं या एग्जांपल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, कि जब मैं अपनी डेली लाइफ में देख रहा हूँ तो मैं इसको कैसे समझूंगा कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, और मैं कैसे एग्जांपल भी बता सकता हूँ अपनी आंसर शीट में। ठीक है बेटा, तो इसकी अगर हम बात करें तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई यहाँ पर एक बकेट ली जिसमें कि पानी भरा हुआ है ना, ये वाटर है। अब हुआ क्या कि मैंने एक स्टिक डाली इसमें, ऑब्लिक, वो मैंने पहले ही बताया था कि आपको ऑब्लिक ही होगा वो, है ना। तो वो जा तो कैसी रही है, सीधी। अगर कोई स्टिक लेंगे तो ऐसी ही जाएगी सीधी, जा तो ऐसी रही है, सीधी ही जा रही है वो स्टिक। लेकिन होता क्या है कि हमें थोड़ी वो इधर की साइड, मतलब वो जो स्टिक है हमें थोड़ी इधर, एग्जैक्ट में तो ऐसे नीचे की साइड जा रही, बट हमें थोड़ी सी ऊपर दिख रही है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, फिर वही कॉन्सेप्ट चलता है रेयर टू डेंसर वाला। हुआ क्या है यहाँ पर, अगर हम समझेंगे कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हमने बात करी थी, एक ऑब्लिक एंगल में हमने उसको डाला, ऊपर एयर था, नीचे वाटर था। जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो कि लाइट जब ट्रेवल करती है एयर से किसी डेंसर एरिया में जिसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है, तो क्या होता है कि उसकी स्पीड स्लो होगी। जब स्पीड स्लो होगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल का कॉन्सेप्ट चलता है कि उस हिसाब से वो टिल्ट हमें दिखेगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये एक पहला एग्जाम्पल ऐसा आता है कि जब हम स्टिक को पानी में डालते हैं तो हमें थोड़ी सी टिल्टेड दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है। एक्चुअल में है नहीं ऐसा, हमें बस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरी बात अगर हम करें कि
सिंपल सी बात है कि अगर हम कॉइन की बात करते हैं, पहला टॉपिक, पहले लाइन आपको समझ आ गई कि ये इमर्ज होके हमें जो दिखता है, पहला तो इफेक्ट ये हो गया कि हमें थोड़ी सी बैंड दिखती है। अब दूसरे में हमें क्या बोल रहा हूँ उसको देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जिस वे में, जिस फ्लो में आपकी बुक में जा रही है टॉपिक्स, उसी हिसाब से ले रहा हूँ। कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहा हूँ और कुछ भी मैं चीज़ें ऐसी नहीं लेके आ रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी तेज़ नहीं भागनी चाहिए या इतनी स्लो नहीं भागनी। बिल्कुल ऑन पॉइंट हम बुक के पेजेस वाइज हम चल रहे हैं इसमें। अब जो दूसरी चीज़ें बोल रहा है कि अगर मैं क्या करूँ कि ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है। अभी जो ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, वाटर के अंडर प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपेयर्स टू बी राइज्ड, क्या दिखता है हमें, अपेयर्स टू बी राइज्ड, अपेयर्स टू बी राइज्ड, ठीक है, RAISED, क्या दिख रहा है हमें, ऊपर की तरफ दिख रहा है। दूसरा इफेक्ट ये हो गया कि सिंपल वही चीज़ कि अगर मैं एक बीकर लूँ जिसमें कि यहाँ पे नीचे कोई कॉइन पड़ा है, यहाँ पे कोई कॉइन पड़ा है लेकिन इसमें कोई वाटर नहीं है, तो ये मुझे जहाँ पर है वहीं पे दिखेगा, इसमें तो कोई रीज़न ही नहीं है कि मुझे इधर उधर दिखे। लेकिन अगर एक दूसरा बीकर मैं लूँ जहाँ पर कि मैंने पानी भरा हुआ है बेटा, अब ये कॉइन था तो यहाँ पर, लेकिन मुझे ये एक्चुअल में कहीं ऊपर पे दिखेगा यहाँ पर। तो होता क्या है कि यहाँ पर भी फिर वही चीज़ आ जाती है कि वो जो लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वो टिल्ट दिख रहा है, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन अगर जो बुक में इसके लिए समझा रखा है वो क्या कहा है कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें क्या दिखता है कि अगर हम एम्प्टी बीकर की बात करते हैं तो हमें तो सेम पोजीशन पे दिखता है, लेकिन जब हम एक फील्ड जिसमें कि वाटर फील्ड है उसमें देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमें ऊपर दिखता है। तो जब वो ऊपर दिख रहा है, तो जब उसमें एक लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है एयर से, तो एयर में जो स्पीड होगी लाइट की वो ज़्यादा होती है। जैसे कि हमें पता है कि एयर में और वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है, उसी हिसाब से वाटर में कम होती है। तो जब वाटर में कम होती है तो हमें एक उसकी क्या दिखेगी, एक वर्चुअल इमेज दिखेगी कि व्हेन द कॉइन इज अंडर वाटर, पानी के अंदर है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो एक उसकी वर्चुअल इमेज दिखती है हमें, मतलब एक्चुअल में वहाँ पर है नहीं, ये वर्चुअल इमेज है, यहाँ पर तो नहीं है कॉइन तो नीचे है, तो हमें उसकी एक वर्चुअल इमेज दिखती है, ये बात ध्यान रखना। अब जो वर्चुअल इमेज दिख रही है कॉइन की, वो फॉर्म करती है नियरेस्ट टू द वाटर सरफेस, तो थोड़ी सी पास दिखती है हमें, नियर दिखती है वाटर सरफेस के एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उससे। अब क्या होता है, एंड सिंस द वर्चुअल इमेज ऑफ अ कॉइन विच वी सी इट इज नियरेस्ट टू द वाटर सरफेस, सो द कॉइन अपेयर्स टू बी राइज ऑन एडिंग वाटर इन द बेसिन। जब हम उसमें पानी ऐड करते हैं तो अब जो इमेज है वो थोड़ी हमें ऊपर दिखेगी, पास दिखेगी वाटर सरफेस के, अगर हम कंपेयर करें खाली बीकर से। तो इन्होंने इस तरीके को समझाया कि ये एक वर्चुअल इमेज बनी है, उसकी एक्चुअल में है नहीं, नियरेस्ट टू द वाटर सरफेस हमें दिखती है। दूसरी बात, अब तीसरी बात हम बात करते हैं कि ये आप सबने देखा होगा क्योंकि गर्मियों में आप सब ही जाते हैं, वाटर पार्क सब जाते हैं, और वाटर पार्क में जाते हैं तो आप स्विमिंग पूल में वहाँ पर नहाते भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें अ पूल ऑफ वाटर, अ पूल, किसका पूल, अ पूल ऑफ वाटर, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी APPEARS। स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना भैया, क्योंकि स्पेलिंग के भी कोई टीचर बोर्ड्स में मार्क्स कट कर देता है, ठीक है। अपीयर्स टू बी लेस डीप, हमें क्या दिखता है कि जो एक्चुअल में पूल का साइज है, मतलब पानी नहीं भरा हुआ तो हमें थोड़ा डेप्थ, उसकी एक्चुअल डेप्थ दिखेगी, लेकिन जब हम उसमें पानी भर देते तो जो अब डेप्थ दिख रही है ना उसकी, वो ज़्यादा है। अपीयर्स टू लेस डीप देन इट्स एक्चुअल इज, एक्चुअली आएगा, ठीक है। एक्चुअली मतलब यहाँ पर क्या है, ये मैं प्रॉपर वही लाइन लिख रहा हूँ जो कि आपकी बुक में लिखे। अब यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहे जो हमने वहाँ पर देखी कि जब हमने उस पूल में पानी डाला तो वहाँ पर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ तो हुआ क्या कि अब चीज़ें ऐसी हो गई कि एक वर्चुअल इमेज दिख रही है हमें,
नियरेस्ट टू द वाटर सरफेस, वही सेम लाइन। क्यों हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ यहाँ पर भी। ये एक एग्जांपल हो गया। अगर हम बात करें एक एग्जांपल और आता है, इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, इसको सुनते हैं कि व्हेन वी लुक इनटू अ पूल ऑफ वाटर, जब हम पानी में देखते हैं, पूल में देखते हैं, वी डू नॉट सी द एक्चुअल बॉटम ऑफ द पूल। हम एक्चुअल में उसका बॉटम नहीं देख रहे होते, हम एक वर्चुअल इमेज देख रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? विच इज़ फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पूल वाटर इनटू द एयर। जो वर्चुअल इमेज कैसे बनी? जो कि लाइट आई वाटर में, कहाँ से आई? एयर से, उसकी वजह से दिखा हमें। ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा इसमें, कि ना जब हम ऐसा देख रहे हैं या हमें लग रहा है कि पानी का डेप्थ कम है, लेकिन जब हम उसमें जाते हैं एक्चुअली तो डेप्थ ज़्यादा दिखता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा आपकी बुक में मेंशन है। तो ये 3-4 इफेक्ट हमें दिखाया गया, एक तो स्टिक वाला दिखाया गया, कॉइन वाला दिखाया गया, पूल वाला दिखाया गया, कि हमें क्या रखना है कि वो इफेक्ट है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अपनी डे टू डेली लाइफ में। ये बात समझ आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत? ये टॉपिक हो गया यहाँ पे ख़त्म, इसमें इतना ही बोल रहा हुआ था। ठीक है। अब दूसरी बात जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पर हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि लॉज जो कि हमने वहाँ पर पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं? 2 लॉज होते हैं इसके बेटा, इसको समझते हैं। ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन किसका? रिफ्रैक्शन हो रहा है ऑफ लाइट, ये पॉइंट। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना कि पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। यहाँ पर क्या होता है कि वही सेम वाला जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वही यहाँ पर आता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो कौन सी रे है? इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, ये तीनों, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, ये बात ध्यान रखना। ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ये चीज़ क्लियर हो गई कि कहाँ करती हैं? सब एक ही प्लेन पे लाई करती है। पहला पॉइंट तो इनका क्लियर है। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा अलग है जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, जो उसका सेकेंड लॉ दे रखा है इन्होंने। सेकेंड लॉ में क्या बात कर रहा है उसको देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? सेकेंड लॉ कहता है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ना, वहाँ पर तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की वजह से जो एंगल बने, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वहाँ पर बराबर होता है जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो इसका सेकंड पॉइंट है वो दूसरा हो जाता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यहाँ पर वो चेंज हो गया, वहाँ पर हम इक्वल एंगल्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड लॉ चेंज हो गया। क्या बोलता है कि जो रेशियो है, द रेशियो, किसका रेशियो की बात कर, द रेशियो ऑफ, किसके रेशियो की बात कर, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, किसका एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, साइन ऑफ एंगल ऑफ किसका? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट, कि इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये
इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाएगा गिवन पेयर, मतलब कि जो साइन है इसको ऐसे हम लिखेंगे कि जो साइन आई है और अपॉन साइन आर है, ठीक है, वो क्या किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, किसी कांस्टेंट के बराबर है वो, लेकिन किस कांस्टेंट के बराबर है हम इसकी बात आगे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जो कांस्टेंट है ये है क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, कि मतलब कि अगर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, मतलब जो कांस्टेंट इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो इनकी वैल्यू है इसको बोलते हैं हम, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या रहा है पहले समझ लो, फिर इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे पूरा लिख के डेफिनेशन के साथ, कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, जो वैल्यू है कांस्टेंट की, किसके कांस्टेंट की, साइन आई और साइन आर, किसके, साइन आई साइन आर किसके लिए, फॉर अ रे ऑफ लाइट, कौन सी रे ऑफ लाइट, फॉर अ रे ऑफ लाइट जो कि पास हुई, कहाँ से पास हुई, फ्रॉम एयर, एयर से कहाँ जाएगी, एयर टू इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम। यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर मीडियम क्यों बोला, यहाँ पर हम एक आइडियलाइज सिचुएशन ले रहे हैं कि जो भी लाइट है भैया वो एयर से ही ट्रैवल कर रही है, अभी वो एयर से कर रही है, अभी दो कोई अलग मीडियम नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, एक एयर बोला उसने और दूसरा क्या बोला, एक पर्टिकुलर मीडियम में जा रही है, जब वो पर्टिकुलर मीडियम में जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे कंसीडर कर लेते हैं फिर, कि हम इसको NB बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, NB बोल देते हैं, कि कांस्टेंट है। तो ये चीज़ समझनी है, और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, इट हैज़ नो यूनिट। तो ये सिमिलर क्वांटिटीज़ है साइन आर, तो इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, जो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये बात समझ आ गई। अब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, जो दूसरा पॉइंट इसका निकल के आता है, एक तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया, उसके बाद हम कर रहे हैं कि भैया जरूरी थोड़ी एयर के रिस्पेक्ट में हो, क्या पता दूसरा रिस्पेक्ट हो, उसमें हम क्या करेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इसके रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे, जो पूरा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ तक आपका काम ये है कि जितना मैंने पढ़ाया इसको आप रिवाइज करो, क्योंकि कल वाली जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उनको समझेंगे। तो अभी आपका काम ये है कि इसको आप क्लियरली समझें, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक इसमें निकल के आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वो है पूरा न्यूमेरिकल बेस। तो जितना भी मैंने अभी 3 पार्ट्स में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो, समझो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने थोड़ा सा हिंट दिया, अभी कुछ नहीं बताया इसके बारे में ज़्यादा, तो इनको पढ़ो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही है अभी इस वीडियो के लिए। सो कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई करो, और बाकी जहाँ पर जो भी डाउट आए उसको अपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, जिससे कि हम उसको भी ध्यान में रखते हुए आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।